हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एट्थ क्लास का सेकेंड लेसन फ्रॉम टेट टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर ये करेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस लेसन में क्या बताया गया है कि ब्रिटिश व्यापार करने आए थे, लेकिन फिर वे किस तरह पावरफुल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ पर कैसे जमाई, इस लेसन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। Let's start. औरंगजेब was the last of the powerful मुगल रूलर्स। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। इसके बाद बादशाह तो और भी आए थे, लेकिन जो पावरफुल बादशाह थे वो लास्ट जो थे औरंगजेब थे। He established control over a very large part of the territory that is now known as India. उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी जो पावर थी वो दिखाने के लिए लग गए थे। उन्होंने अपनी रीजनल जो किंगडम थी, मतलब कि क्षेत्रीय रियासतें थी, वहाँ पर वो कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में उनकी ताकत बढ़ती गई तो क्षेत्रीय रियासतें थी जो वो सामने आने लगी। दिल्ली अधिक दिनों तक इफेक्टिव सेंटर के रूप में नहीं रह सकी। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon. 18th century के जो हाफ में, मध्य में, राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। अब क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, मतलब छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में वह भारत आए थे और वहाँ के रिलेक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, यहाँ के इलाकों पर उन्होंने जो था कब्जा करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हें नहीं था। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि फिर भी उन्होंने यहाँ पे अपना जो है राज्य स्थापित कर लिया। अब हम इसके बारे में ही आगे पढ़ेंगे। अब आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, ये कैप्टन हडसर द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को अरेस्ट करते हुए इसमें दिखाया गया है। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा पावरफुल बादशाह नहीं हुआ, राजा नहीं आया, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना था इसमें। और जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया, क्योंकि उसके बाद उसके सामने उन्हें कोई और नेता दिखाई नहीं दे रहा था। रिवोल्ट वाज पुट डाउन, और जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार दिया गया। ये आपको मैप दिखाया गया है। इसमें ब्रिटिश जो थे वो ब्रिटिश यहाँ से आइसलैंड से शुरू हुए और वे अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए कैप ऑफ गुड होप से का चक्कर लगा के वो हिंद महासागर के चक्कर लगा के तब वो यहाँ पर इंडिया में आए। और कलकत्ता जो पहले इसको कालीकट कहा जाता था, अब इसका नाम कलकत्ता है, यहाँ पर वो पहुँचे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पहले एक बार नीचे ये पढ़ लेते हैं। मर्केंटाइल एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया जाता है, प्रॉफिट लिया जाता है। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England. सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अथवा ग्रांट हासिल कर ली। चार्टर क्या होता है? लिखा हुआ एक आज्ञा पत्र होता है।
This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. तो जो ये इन्होंने चार्टर लिया था, इसमें उनका क्या था, वो उनका इसमें सोल राइट था। सोल राइट मतलब एकाधिकार था कि उनके अलावा यहाँ पर कोई और व्यापारिक कंपनी जो थी उनसे कम्पीट नहीं कर सकती थी, व्यापार नहीं कर सकती थी। इस चार्टर की हेल्प से कंपनी समुद्र पार जाकर नए नए इलाकों को ढूंढने लगी ताकि वे वहाँ से सस्ता माल खरीद कर महंगी कीमतों पर आकर बेच सकें। कंपनी को दूसरी जो अंग्रेज व्यापारिक कंपनियां थी उनसे कंपटीशन का कोई फियर नहीं था, डर नहीं था, क्योंकि उस जमाने में जो वाणिज्यिक कंपनियां मोटे और एक्सक्लूडिंग कंपटीशन प्रतिस्पर्धा से बचकर ही जो है प्रॉफिट कमा सकती थी। अगर कोई कंपटीशन न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the Eastern markets. लेकिन ये जो शाही दस्तावेज थे, रॉयल चार्टर जो थे, इसमें दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोका जा सकता था। जैसे मैंने आपको ऊपर ये समझाया था कि जब इंग्लैंड की शिप वेस्ट कोस्ट से होते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए तक पुर्तगालियों ने जब भारत के पश्चिमी तट पर अपनी जब वो पहुँचे तो उससे पहले ही पुर्तगालीज जो थे उन्होंने अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया था, अपनी प्रेजेंस उन्होंने दिखा दी थी और उन्होंने गोवा में अपना जो था हेडक्वार्टर ठिकाना बना लिया था। और पुर्तगाली जो खोजी यात्री थे वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत पर पहुंचने के इस सी रूट समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इन 17th सेंचुरी की शुरुआत में डच भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ तलाशने के लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी यहाँ पर आ गए थे। मतलब यहाँ पर फ्रांस जो लोग थे वो यहाँ पर व्यापार करने में इंटरेस्टेड थे, वो भी यहाँ पर आ गए थे। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। अब समस्या क्या थी कि वो जितनी भी कंपनीज थी वो सभी एक जैसी चीज़ को ही खरीदने में इंटरेस्टेड थे और यूरोप के बाज़ारों में भारत के जो बने कॉटन क्लॉथ से और सिल्क प्रोडक्ट्स से तो उनकी जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा थी। इनके अलावा पेपर, क्लोव्स, कार्डिमम, सिरमम, इन जो ये काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी भी ग्रेट डिमांड थी वहाँ पर। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती कंपटीशन के से जो भारतीय बाजार थे इन चीज़ों की कीमतें वहाँ पर बढ़ने लगी और उनके मिलने वाला मुनाफा उनको जो मिलने वाला मुनाफा था वो अब उसमें कम होने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी कंपटीशन कंपनीज को ख़त्म कर दें, मतलब जो उनसे compete कर रही थी, राइवल कंपनीज थी जो, उनको वो ख़त्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच फिरेंस मतलब भयंकर लड़ाइयों की जो थी वो शुरुआत कर दी थी। इन 17th and 18th centuries they regularly sank each other's ships। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में उन्होंने क्या करना शुरू किया, एक दूसरी की जो कंपनी के जहाज़ थे उन्हें डुबो देते थे और उनके माल को पहुंचाने में जो था उनमें रुकावटें कर देते थे और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से वो रोक देते थे। Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortifications। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, किलाबंदी। तो यह व्यापार हथियाने की मदद से चल रहा था।
कैसे हथियारों की हेल्प से ये काम हो रहा था। और उन्होंने क्या किया, जो व्यापारिक चौकियां थी वहाँ पर किलेबंदी के जरिए सुरक्षित उन्हें रखा जाता था। किलेबंदी क्या आता था कि बड़ी बड़ी दीवारें वहाँ पे बना दी गई थी। दिस एफर्ट टू 45 सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन 40 टेबल। अपनी बस्तियों को किलेबंद करना और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण जो स्थानीय शासकों से भी आपस में उनमें टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति की एक दूसरे से सेपरेट अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल हो गया था। तो अब ये कैसे हुआ, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उनको कैसे मुश्किल था अलग रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में व्यापार शुरू करना। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई और कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। द फैक्ट्री हैड ए वेयरहाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वाज stored and it had office where company officials sat। अब कंपनी ने क्या किया, वेयर हाउस बनाए, गोदाम बनाए जहाँ पर वो अपना आयात किया हुआ माल वहाँ पर रखते थे और वहाँ पर उन्होंने अपने ऑफिसर्स को भी बिठा दिया। अब जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों की फैक्ट्री के आसपास आकर बसने की उन्हें प्रेरणा दी, उन्हें प्रेशराइज किया कि वो उसके कंपनी के आसपास आकर बस जाएं। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। तो 2 साल बाद उसने क्या किया, मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता और आजकल कोलकाता कहा जाता है, जिसे कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। अब फरमान का क्या मतलब होता है, ए रॉयल एडिक्ट, एक शाही आदेश होता है ये। The company continuously pressed for more. Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free। अब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो थी रियासतें थी उनको अपने कब्जे में करना चाहती थी और पहले से मौजूद जो अधिकारी थे उनसे ज़्यादा फ़ायदा कमाने में वो लगी हुई थी। उदाहरण के लिए जैसे कि औरंगजेब था, तो औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी ही जो थी शुल्क मुक्त व्यापार कर सकती थी, मतलब उनको ही ये राइट था कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सके। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में जो था राजस्व रेवेन्यू फॉर बंगाल, राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी। ऐसे में भला बंगाल के जो नवाब मुर्शीद कुली खां क्यों ना प्रोटेस्ट करते। इन्हीं सभी कारणों से मुर्शीद कुली खान ने प्रोटेस्ट विरोध आरंभ कर दिया। अब ये लोकल बोट्स आपको यहाँ पे इसमें पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, जहाँ से कि माल को लाया ले जाया करता था। अब ये जो तस्वीर है 1867 में विलियम सिप्सन ने बनाई थी। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, जो व्यापार थे वो युद्ध तक कैसे पहुंचे, इसमें अब हम ये पढ़ेंगे। दो द अर्ली 18th century द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव जो था काफ़ी बढ़ गया था। Though the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी जो रीजनल पावर्स थी, क्षेत्रीय ताकत थी,
की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। दे रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद कंपनी को जो रियायतें थी वो देनी बंद कर दी। व्यापार का अधिकार देने के बदले वो कंपनी से नजराने मांगे उन्होंने, जिसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्होंने सिक्के बनाने का जो अधिकार था उन्हें नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। अब कंपनी पर जो था धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी, उन्होंने आर्ग्यू की कि उस वजह से बंगाल सरकार की रेवेन्यू वसूली जो थी वो कम होती जा रही थी और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक लेटर्स जो थे लिखने शुरू कर दिए, नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। The company on its parts declared that the unjust demands of the local officials were ruined trade for the company. कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेकार की मांगे जो थी वो कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा था। उसके कारण से व्यापार तभी बढ़ सकता था जब सरकार जो वहाँ का टैक्स था, रेवेन्यू था, वो हटा दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी और कुछ गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनः निर्माण करना होगा। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। ये टकराव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और इन टकरावों का परिणाम क्या हुआ, प्लासी का युद्ध इन्हीं का परिणाम था। द बैटल ऑफ प्लासी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे पपेट, लिटरली ए टॉय दैट यू कैन मूव विथ स्ट्रिंग्स। पपेट जिसको हम कठपुतली कहते हैं। कठपुतली किसे कहते हैं, जिसे हम अपनी उंगलियों पर नचा सकें, अपने इशारों पर चला सकें, उन्हें पपेट कहते हैं। When Alivardi Khan died in 1756, सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। अब 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद बंगाल के नवाब बने सिराजुद्दौला। अब कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी डर था। सिराजुद्दौला की जगह वह ऐसा एक पपेट मतलब कठपुतली नवाब चाहती थी जो उनके व्यापारिक रियासतें थी और अन्य सुविधाएं उन्हें आसानी से दे सकें। कंपनी ने कोशिश की कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी जो कंपटीटर्स थे उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली, वो इसमें सफल नहीं हो पाए। जवाब में सिराजुद्दौला ने एक ऑर्डर पास किया कि कंपनी उनके राज्य के जो राजनीतिक मामले थे उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसमें वो टांग नहीं अड़ाएंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, किलेबंदी रोकी और जो बकायदा राजस्व था वो भी उन्होंने चुकाए। जब संधि हुई तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया। अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए गए, उनसे जो उनके पास हथियार थे उनसे वो छीन लिए गए और अंग्रेज़ों के जहाज़ थे उन्हें भी घेर लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किलों पर कब्जे के लिए उधर की ओर जाना शुरू कर दिया, उधर की ओर रुख कर दिया। On hearing the news of the fall of Calcutta Company, officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। प्रोलोंग्ड इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के
खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र, और जो मीर जाफ़र की टुकड़ियां थी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के यह कहकर उसे अपने साथ मिलाया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। तो ये जो प्लासी का युद्ध सबसे पहले इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कंपनी सबसे पहली उनकी बहुत बड़ी जीत थी ये कंपनी की। अब यहाँ पे आपको एक ये पिक्चर दिखाई गई है, ये जनरल कोर्ट है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया हाउस का ये कोर्ट दिखाया गया है जो कि लंदन हॉल स्ट्रीट में है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट में प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में मीटिंग होती थी। ये वो मीटिंग हॉल था उनका। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वाज assassinated एंड मीर जाफर मेड द नवाब। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका जो मूल उद्देश्य था वो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई ही वो कर सकती थी तो किसी राज्य को सीधा उन्हें फिर कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी, वो सीधे ही अगर लड़ाई से वो जीत सकते थे तो। Soon the company discovered this that was rather difficult। अब जल्दी ही कंपनी को इस बात का एहसास होने लगा कि यह रास्ता आसान नहीं है। जो उन्होंने पपेट नवाब थे, उनके जो कठपुतली नवाब थे वो हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा थी जो उनके नज़र में समान और पावरफुल दिखाना पड़ता था। वट कुड द कंपनी डू। अब ऐसे में कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसके बाद पहले प्लासी की लड़ाई हुई, फिर बक्सर की लड़ाई हुई और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब जब उसे नवाब बनाया गया तो कंपनी ने उसे कहा कि आपको 5 लाख रुपए हर महीने देने होंगे, लेकिन कंपनी जो है अपने सैनिक खर्चों और व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और अधिक पैसा चाहती थी, तो कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे जो थे वो चेंज हो चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब जो एक्सपीरियंस थे उनको देखते हुए क्लाइव ने फिर यह ऐलान किया कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्व्स, कि हमें खुद ही नवाब बनना होगा। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर appointed the company as a दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। आखिरकार 1765 में 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व जो उनके रिसोर्सेज थे उन पर भी उनको नियंत्रण मिल गया, उनका कंट्रोल हो गया। इस तरह कंपनी को एक पुरानी समस्या जो उनकी मेन प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई थी। 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में भारत के साथ उनका व्यापार था जो वो बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन उससे भारत में ज़्यादातर चीज़ें थी वो ब्रिटेन से लाए हुए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। जो वो ब्रिटेन से गोल्ड लाए थे उसको देकर वो सामान खरीदते थे, तो लेकिन फिर बाद में वो भी उनके पास ख़त्म होने लगा और प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी भी कम होने लगी थी।
अब भारत से होने वाली आमदनी जो उनको वहाँ से प्रॉफिट मिलता था, उसी के सारे कंपनी अपने खर्चे चला रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत से सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी। जो वो यहाँ पे कमाते थे, उससे वो क्या करते थे, सूती और रेशमी कपड़ा खरीदते थे और अपनी फौजों को, जिससे कि वो संभाल सकते थे। और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण की उन्होंने लागत उठा रखी थी। जो वहाँ पर खर्च होता था वो उस पर खर्च करते थे। अब ये है नवाबों की कंप्लेंट्स। जो नवाबों की क्या शिकायत थी। इन 1733 द नवाब ऑफ बंगाल सेड दिस अबाउट द इंग्लिश ट्रेडर्स। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में, ये जो आपको नीचे दिखाया गया है, ये सारा बताया। तो मैं आपको इसमें से जो मेन है वो बता देती हूँ। पहले तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि एक फैक्ट्री बनाने के लिए उन्हें थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए, लेकिन उन्होंने फिर वहाँ पर मजबूत किला बना लिया और दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी भी गन, मतलब तोपें तान दी थी उन्होंने। तो इस ये उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को वहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया था। और वो जो अमाउंट था 1 लाख वो उसे कलेक्ट करते थे। और उन्होंने वहाँ पर स्लेवरी अपने स्लेव्स बना लिए और लूट खसोट करने लगे। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। कंपनी के अफसर नवाब कैसे बने। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स। अब नवाब बनने का मतलब क्या है। इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। इसका एक ही मतलब है कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का जो हर कर्मचारी थी वो नवाब बनने के सपने देखने लगा। After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए फोर्स किया जाने लगा कि कंपनी के अफसरों को वो निजी तौर पर कुछ तोहफे के रूप में ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बहुत सारी दौलत जो थी इकट्ठी कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आए, मद्रास जो आजकल जिसे चेन्नई भी कहा जाता है, तो उसकी उम्र कितनी थी, ओनली 18 ईयर्स थी। इन 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बने, तो उसके बाद वो हमेशा के लिए भारत के लिए रवाना हो गए और यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पौंड के बराबर थी। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर फैले जो भ्रष्टाचार करप्शन था उसे ख़त्म करने का काम सौंपा गया। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद ही अधिक प्रॉपर्टी होने के लिए सफाई देनी पड़ी। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने सुसाइड कर लिया। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत कमाने में सफल नहीं हो पाए। बहुत सारी बीमारी और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा उन सभी को भी भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से कुछ सारे अफसर हम्बल परिवारों से थे। हम्बल मतलब साधारण परिवारों से थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में इतना पैसा कमाए कि ब्रिटेन लौट कर वो आराम की ज़िंदगी बसर कर सकें। जैसे कि हमारे फॉरेनर लोग बाहर जाते हैं और वहाँ से कमा कर लाते हैं और फिर वो यही सोचते हैं कि इंडिया में आकर हम भी कंफर्टेबली जो है जीवन जी सकें। ऐसे ही उस समय में ब्रिटेन के जो लोग थे वो समझते थे। जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए तो और उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी अनुवाद बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले
लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। वो रातों रात अमीर कैसे हो गए, वो उन्होंने यहाँ से धन दौलत कमाई और वो ब्रिटेन में नवाब कहलाने लगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन। अब जो आगे है ये हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।